हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने लाया हूँ। नेक्स्ट जो अपनी स्टेप थी, पिछले वीडियो को अटैच करके हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के बारे में बात की थी कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया किस तरीके से होती है, श्वसन के लिए कौन सा अंग काम में आता है और उसके अंदर वायु या हम ये कहें कि गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो को मैं यहाँ थोड़ा सा अटैच करना चाहूंगा। हमने श्वसन की परिभाषा देखी कि श्वसन होता क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि श्वसन के अंदर गैसों का आदान प्रदान तो होता है, तो वो गैसें हमें प्राप्त कहाँ से होती हैं। तो गैसें हमें अधिकांशतः जो है वायुमंडल से प्राप्त होती हैं और हमारे शरीर का जो अंग है नाक, जो वायु के संपर्क में रहता है, बाहर वायुमंडल के संपर्क में रहता है, उस नाक से होती हुई वो वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों तक पहुंचने से पहले वो उस श्वसन अंगों के जो श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग हैं उनसे होकर पहले गुजरती है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि वो वायु फेफड़ों तक जाती है, फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका तक किस प्रकार से पहुंचती है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो पिछले वीडियो में विद्यार्थियों मैं आपको ये बता चुका था कि नाक की अगर अपन श्वसन अंगों की बात करें तो हमने उसमें सबसे फर्स्ट देखा था नाक, और नाक के अंदर दो छिद्र उपस्थित थे। इन छिद्रों को हमने क्या कहा था? नासा द्वार कहा था। नासा द्वार यानी नाक के जो दो छिद्र हैं उन दोनों छिद्रों को हम क्या नाम दे रहे हैं? नासा द्वार नाम दे रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि इस नासा द्वार के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है रोम और दूसरी चीज होती है श्लेष्मा परत, या अपन ये कहें कि श्लेष्मा झिल्ली। और ये दोनों के दोनों ही जो बाहर से आने वाली वायु है उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। कैसे शुद्ध करती है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चीज देख ली थी कि वायु के अंदर जो भी धूल के कण हैं या हानिकारक पार्टिकल या हानिकारक सूक्ष्म जीव जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे नाक के अंदर उपस्थित आड़े तिरछे रोमों के द्वारा या फिर श्लेष्मा परत के द्वारा स्रावित श्लेष्मीय चिपचिपे पदार्थ के ऊपर जाकर रुक जाती है और वायु एकदम क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है, या हम ये कहें कि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद अब डायग्राम से इस चीज को समझते हैं कि यहाँ हमारे नाक के अंदर जो दो चीजें थी उसने वायु को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करने के बाद वो वायु आती है हमारे नासा द्वार से श्वास नली में। और श्वास नली की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी श्वास नली हो गई, जो कि आपके सीने वाले भाग से, गले से होती हुई सीने वाले भाग में, और सीने वाले भाग के अंदर फिर आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये जो दो भाग बने वो उसी श्वास नली के ही दो पार्ट बन गए, राइट और लेफ्ट, दायां और बायां। क्योंकि फेफड़ों के दो पार्ट हो गए, तो राइट तरफ का एक लेफ्ट तरफ का, या दाएं और बाएं फेफड़े की अगर अपन बात करें तो दोनों के अंदर ये नली अलग अलग जाती है। और यही नली फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं में और विभाजित हो जाती है, जिनको मैंने यहाँ नाम दिया है क्या? श्वसनिकाएं। श्वसनी और श्वसनिकाएं, ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक बहुवचन एक वचन वाली बात है। श्वसनिकाओं की बात करूं तो इन श्वसनिकाओं के सिरों के ऊपर एक गोल गुंबद संरचना है और इस गोल गुंबद संरचना को मैंने यहाँ नाम दिया है कुपिका। ये कुपिका ही विद्यार्थियों जो गैस या जो वायु आपने बाहर से ग्रहण की है, प्राण वायु के रूप में आपने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है, उस ऑक्सीजन का एकत्रीकरण कहाँ होता है, वो इकट्ठी कहाँ होती है? वो कुपिकाओं में जाके इकट्ठी होती है। फिर आप डायग्राम के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि इन कुपिकाओं के चारों तरफ, बाहर की तरफ, ये देखो रेड कलर से मैंने यहाँ लाइन खींच रखी है। ये रेड कलर की जो आपको लाइन दिख रही है ये इन कुपिकाओं को चारों तरफ से घेरे रहती है। और कुपिकाओं को चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं, ये है क्या? ये रक्त नलिकाएं हैं। अब ये जो कुपिका के अंदर वायु है वो इस रक्त नलिका तक पहुंचनी चाहिए और फिर वो जो वायु कुपिका के अंदर थी वो रक्त नलिका से पूरे शरीर में पहुंच जाती है। इसकी प्रोसेस क्या है ये हमें समझनी है। अगर ये हम समझ गए
तो मान लो कि आपको पता चल गया कि आपके शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया कैसे होती है और प्रत्येक कोशिका को वायु या ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलती है, या हम ये कहें कि ऑक्सीजन तो कोशिका को कैसे मिलती है और पाचन के दौरान जो CO2 कोशिका के अंदर थी वो शरीर से बाहर कैसे आती है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ चलते हैं। डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि कुपिका के चारों तरफ क्या है, रक्त नलिका है, और जो आपने बाहर वायुमंडल से वायु ग्रहण की थी वो नाक से होती हुई, श्वास नली से होती हुई कहाँ तक आ चुकी है, कुपिका तक आ चुकी है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक कुपिका बना देता हूं। मान लो कि ये कुपिका है और इस कुपिका के चारों तरफ मैंने अभी आपको उस डायग्राम में बताया कि ये रक्त नलिका है। ये रेड कलर की जो है वो तो क्या है, रक्त नलिका, और ये रक्त नलिका किसके पास से गुजर रही है, कुपिका के पास से गुजर रही है। और इस कुपिका में आपने जब श्वसन की क्रिया की तो कौन सी गैस आपने इसके अंदर एकत्रित कर ली थी, आपने प्राण वायु गैस ऑक्सीजन को इसके अंदर ले लिया था। अब इस कुपिका के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है, ये हमें पता है। इस कुपिका से ये जो ऑक्सीजन है ये इस रक्त नलिका में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि ये ऑक्सीजन रक्त नलिका के अंदर आ गई तो फिर रक्त के अंदर वो ऑक्सीजन घुल के आसानी से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में किसी भी पदार्थ को, किसी भी गैस को या किसी भी पार्टिकल को अगर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है तो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है ब्लड, यानी कि रक्त। सिर्फ वो पदार्थ रक्त के माध्यम से ही कहां तक पहुंच सकता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच सकता है। अगर वो रक्त के अंदर घुलित अवस्था में नहीं आएगा तो वो प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी, वो चाहे वो पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक हो चाहे अनावश्यक हो। अब यहाँ से हमें समझने वाली बात यह है कि ये ऑक्सीजन इस रक्त नलिका में आए कैसे। क्यों? क्योंकि इस रक्त नलिका के अंदर इसको आने के लिए मार्ग चाहिए। हम देखें तो इस कुपिका के अंदर कोई ऐसा छिद्र भी नहीं होता कि वो उस छिद्र से होकर रक्त नलिका के अंदर आ जाए, और ऐसा भी कोई मशीनी सिस्टम भी नहीं है कि हमने बटन दबाया और कुपिका की जो ऑक्सीजन है वो निकल कर किसके अंदर आ जाए, वो इस रक्त नलिका के अंदर आ जाए। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। तो ये रक्त नलिका ये वायु जो है, ऑक्सीजन जो है, वो इस रक्त नलिका में आए कैसे। तो वो इस रक्त नलिका में आएगी कैसे, उसके लिए एक क्रिया होती है जो जानी जाती है विसरण के नाम से। कौन सी क्रिया होगी? विसरण क्रिया होगी। अब यहाँ पर आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा या रसायन विज्ञान में 10th क्लास के जो अन्य चैप्टर हैं उनके अंदर ये शब्द आ जाएगा आपके सामने कि विसरण क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ नॉर्मल एक एग्जांपल से, तो आप कहीं भी शादी विवाह के लिए जब कभी भी तैयार होके जाते हो तो हम सेंट छिड़कते हैं। हम बंद कमरे के अंदर सेंट छिड़कते हैं, लेकिन हमारे कमरे से बाहर आने से पहले बाहर वालों को पता चल जाता है कि हाँ बंदे ने सेंट लगाया है। तो वो कैसे पता चला? दूसरा, अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूं तो आप सुबह शाम घर पे अगरबत्ती होती है, मंदिर वाले कमरे के अंदर अगर आप अगरबत्ती करके आते हो तो अगरबत्ती करके वापस आने से पहले बाहर जो लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि अंदर अगरबत्ती हो चुकी है। तो उनको वो गंध कैसे आई, वो चीज उनको पहले पता कैसे चली। तो इसका रीजन माना जाता है विसरण। विसरण का सीधा सा मतलब मैं ये निकालूं कि किसी भी कण का या किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो जहां आपने अगरबत्ती की वहां पर उस अगरबत्ती की जो खुशबू है उसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है, और बाहर क्या है? कम है। तो वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गमन करने लग जाता है, आपको उसमें गमन करवाने की आवश्यकता नहीं है। वही वो सेंट वाली बात, सेंट में भी यही चीज है। जहां आप सेंट छिड़कोगे वहां पर सेंट के कणों की जो सांद्रता है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और दूसरी जगह के बाहर की तरफ क्या होगी? कम होगी। तो वो अधिक से कम की ओर अपने आप ही क्या करने लग जाएंगे? गमन करने लग जाएंगे। तो विद्यार्थी, ये जो दो सिंपल से मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, आप उससे ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन
इस रक्त नलिका में कैसे आएगी। अब हम देखते हैं कि इस ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा कहाँ है, इस कुपिका के अंदर। तो सांद्रता ज्यादा कहां पर है, कुपिका में। यहां इस रक्त नलिका की बात करूं तो O2 की सांद्रता क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप गमन कर जाएगी। क्या, यहाँ कुपिका में ऑक्सीजन ज्यादा है, रक्त नलिका में ऑक्सीजन कम है, तो अधिक से कम की ओर अपने आप गमन कर जाएगी। क्रिया कौन सी हो गई, विसरण। तो यहां से ये ऑक्सीजन खाली हो गई और यहां पर आ गई। ये चीज समझ में आई होगी विद्यार्थियों। अब ये ऑक्सीजन कुपिका से कहाँ आ चुकी है, रक्त नलिका में आ चुकी है। और रक्त के बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले। रक्त के अंदर हिम जो भाग होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उस हीमोग्लोबिन में जो हिम पार्ट होता है वो Fe होता है। और वो Fe क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन आई है, ये ऑक्सीजन उस Fe के साथ अटैच होकर आगे गमन करती है। यानी ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाने का काम किसका है, उस Fe का है, यानी आयरन का है। तो ऑक्सीजन इस रक्त के अंदर आ चुकी है, रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन आ चुकी है। अब ये रक्त नलिका पूरे शरीर में फैली हुई है। हम यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये रक्त नलिका, यहाँ पर कोई कोशिका थी, उस कोशिका के पास से होकर गुजर रही है। जब पाचन की क्रिया हुई तो पाचन की क्रिया के दौरान जो CO2 बनी वो कोशिका के अंदर। ये जो ऑक्सीजन है ये इस रक्त के साथ घुलती हुई यहां तक आई। यहां तक कौन सी गैस आ गई, O2 आ गई। अब यहां हमें करना क्या है, कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और CO2 शरीर के लिए क्या है, अनावश्यक है। तो इसको शरीर से बाहर निकालना है और इसको शरीर के अंदर प्रवेश करवाना है। यहाँ पर ये दोनों क्रियाएं होंगी किसके कारण, यहाँ पर दोबारा वही क्रिया होगी, कौन सी, विसरण। कौन सी क्रिया हो रही है, दोबारा से क्रिया होगी अपनी विसरण की। और इस विसरण की क्रिया के द्वारा क्या होगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगी कहाँ, कोशिका के अंदर, और CO2 चली जाएगी कहाँ, रक्त नलिका के अंदर। क्यों चली गई, सीधी सी बात है, इस ऑक्सीजन की सांद्रता अब इस रक्त नलिका में ज्यादा है, किसकी तुलना में, इस कोशिका की तुलना में। और CO2 बाहर क्यों चली जाएगी, क्योंकि CO2 की सांद्रता इस कोशिका के अंदर ज्यादा है और रक्त नलिका में क्या है, कम है। तो यहाँ पर इन गैसों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो O2 तो आ गई कहाँ पे, इस कोशिका के अंदर, और CO2 कहाँ चली गई, रक्त नलिका के अंदर चली गई। तो यहाँ कैसे आदान प्रदान हुआ, समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं अपन। अब ये जो दोनों गैसें थी ये आपस में आदान प्रदान तो हो चुकी है। ऑक्सीजन कोशिका को चाहिए थी तो कोशिका को ऑक्सीजन मिल चुकी है, और कोशिका से CO2 को बाहर निकालना था तो CO2 कोशिका से बाहर भी निकल चुकी है। अब क्या होगा, जैसे ही ये रक्त नलिका घूम फिर के वापस कहां पर आए, मान लो कि ये इस कुपिका के पास वापस आई, तो अब इस रक्त नलिका में गैस कौन सी है, CO2 है। तो वो CO2 कहां तक आएगी, वो CO2 आएगी आपकी यहां तक। ठीक, अब आप देखें CO2 की सांद्रता इस रक्त नलिका में ज्यादा है, कुपिका में क्या है, कम है। तो दोबारा से कौन सी क्रिया, विसरण की क्रिया। और विसरण की क्रिया होगी तो ये CO2 कहाँ चली जाएगी, कुपिका में चली गई। CO2 कुपिका में, यहां से CO2 कहाँ चली गई, ये CO2 आ गई कुपिका में, कुपिका भर जाएगी CO2 गैस के कारण। और ये कुपिकाएं कहाँ है, अब आप इस डायग्राम पे आ जाओ। ये कुपिका है यहाँ, इसका मतलब CO2 यहां तक आ चुकी है। अब ये कुपिका थी किसके ऊपर, जो आपकी श्वसनिकाएं थी उन श्वसनिकाओं के शीर्ष भाग के ऊपर बनी हुई थी। तो कुपिका में जो CO2 है वो CO2 इन श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नाल में, और श्वास नाल से नाक, और नाक से CO2 बाहर। शुरुआत में क्या किया था, O2 अंदर ली थी, क्योंकि सबसे पहले वायुमंडल से हमने क्या किया था, वायु के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण किया था। और अब हमने क्या कर दिया, CO2 को शरीर से क्या बाहर निकाल दिया। इसका मतलब आपने क्या किया है, O2 अंदर और CO2
बाहर। ये दो ही काम हुए। और ये O2 और CO2 दोनों के दोनों क्या है? गैस। तो आपने किया क्या? गैसों का आदान प्रदान किया है। O2 को अंदर लिया है, CO2 को बाहर निकाला है। तो ये कहलाता है आपका गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान हुआ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्रिया के दौरान नीचे देखो डायग्राम में मैंने एक चीज बनाई है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है? ये डायाफ्राम जब आप श्वसन की क्रिया कर रहे होते हैं तो इसकी स्थिति भी चेंज होती रहती है, इसकी आकृति चेंज होती है। एक बार ये फूली हुई ऊपर की अवस्था में चला जाएगा ऊपर की तरफ, फिर एक फ्लैट अवस्था में आ जाएगा। यानी ये भी संकुचित और शिथिलित होता रहता है। दोनों चीजें इसके अंदर ये क्रिया लगातार होती है। जैसे आप अपने श्वास को ऊपर की तरफ खींचे तो ये स्थिति देखो आप, डायाफ्राम ये ऐसे हो गया। अब अगर आप श्वास छोड़ेंगे तो फेफड़ों का दबाव डायाफ्राम के ऊपर पड़ेगा और डायाफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये डायाफ्राम का वर्क हो गया। तो इस प्रकार मनुष्य की अगर बात की जाए तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और कौन सी क्रिया के द्वारा वायु जो आपने बाहर वायुमंडल से ग्रहण की थी वो अंदर कैसे जा रही है, प्रत्येक कोशिका को कैसे मिल रही है, ये सारी क्रियाएं मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि यहाँ कुछ कॉमन से क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा भाग है या शरीर में किसी भी पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक या प्रभावित अंग तक पहुंचाने के लिए कार्य कौन करता है? तो आपका वहां पर सीधा सा आंसर क्या होगा? रक्त आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए कि रक्त के अंदर ऐसा कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है या ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका है? भाई फेफड़ों के अंदर या कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन थी वो विसरण द्वारा रक्त में आ तो गई थी, लेकिन उस रक्त में भी ऐसा कौन सा भाग है जिसके साथ वो जुड़ के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है? तो वो वाला भाग कौन सा था? वो वाला पार्ट था आपका Fe। तो O2 किसके साथ जुड़ेगी? O2 Fe के साथ जुड़कर गमन करती है। तो ये चीज दो आपको याद रखनी है। श्वसन की परिभाषा क्या है और गैसों का आदान प्रदान क्या है, ये दोनों चीजें भी आपको क्लियर करनी है। तो विद्यार्थियों ये था हमारे शरीर में होने वाला श्वसन किस तरीके से होता है, किस प्रकार से वो प्रत्येक कोशिका तक जाता है और शरीर में उपस्थित जो CO2 गैस है वो किस तरीके से बाहर निकलती है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी श्वसन तंत्र में किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।